इसके नेक्स्ट पार्ट में अब आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं कि जो ई सेल है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इससे कैसे डिपेंड करता है, तो मतलब केसी से ये कैसे रिलेटेड है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फ्रॉम नंस इक्वेशन, इसको आप कैसे निकालेंगे। तो कई बार इस पर बेस भी न्यूमेरिकल आ जाता है। तो कैसे आपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जो प्रोडक्ट अपॉन जो रिएक्टेंट है उसका, तो एक बेसिक इक्वेशन आपको दे रखी है। अब जनरली जब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका मतलब ये जो बेसिक रिएक्शन थी तो वहाँ पर तो ये क्या थी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सिंपली जो रिएक्शन थी यहाँ पर इसको हमने इक्विलिब्रियम के फॉर्म में लिया। जब मान लो सेल चलते चलते क्या होता है कि ये, अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए देखिए, ठीक है। अब देखिए ये रिएक्शन चलते चलते काफ़ी समय ऐसा हो जाता है, तो यहाँ से जिंक से इसमें डिजोल्यूशन, ये जिंक इसमें इस एनोड से डिजोल्व होकर इसमें आ रहा है, यहाँ से इसका लिबरेशन होकर डिपोजिशन हो रहा है इसमें, ये शायद चलती जाती है और एक टाइम बाद में ऐसा होता है कि जिसमें इसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम पे जितने मतलब मूवमेंट ऑफ आयन है वो लोग फिक्स हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब इक्विलिब्रियम में जब आप आ गए तो देन ये इक्वेशन दिस बिकम्स लाइक दिस, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये इस तरह से इसमें हो गई, ठीक। तो देखिए Zn सॉलिड सेट, कॉपर एक्वस, इसका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, Zn2+ एक्वस आ गया, इलेक्ट्रोलाइट आ गया, कॉपर सॉलिड सेट में आ गया, ये इक्विलिब्रियम का साइन आ गया। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं जी, हम यहाँ पर हम जो Zn2+ ऑब्लिक C2+, यानी अब ये तो यूनिटी है 1-1, ये सॉलिड जैसे हम लिया था 1-1 है, तो ये तो कोई मायने नहीं रखता। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ई सेल आपने निकाल जो मतलब केसी आपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में 11th क्लास में सीखा था। तो देन अब ये 1 और ये 1 इसको हम ओमिट कर देंगे, तो Zn2+ यानी ऑक्सीजन हाफ अपॉन रिडक्शन हाफ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये बराबर होता है किसके, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब अगर यही वैल्यू हम नॉन्स इक्वेशन में रख दें तो केसी और नॉन्स इक्वेशन में आप इस तरह से उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ केसी इन नॉन्स इक्वेशन, तो ई सेल बराबर क्या होगा, स्टैंडर्ड ई सेल माइनस 0.0599, ये नॉन्स इक्वेशन सीधा आ गया लॉग Zn2+ अपॉन 2+, ये नॉन्स इक्वेशन की बेसिक जो स्ट्रक्चर है। अब इसमें से आप इसकी जगह आप केसी की वैल्यू पुट करेंगे, केसी की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए जी क्या हो गया, on putting the value of Kc in Nernst equation, E cell is equal to standard E cell minus 0.059 upon n log Kc। अब Zn2+ अपॉन Cu2+ का जो कंसंट्रेशन है लॉगरिथम उसकी जगह आ गया क्या, Kc, तो log Kc, ठीक है। तो सिंस सेल एट इक्विलिब्रियम, ई सेल एट इक्विलिब्रियम इज 0, तो आपको मैंने पहले वीडियो में जो बताया था जब इक्विलिब्रियम में आता है तो अब उसमें क्या होता है कि सेल के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स का जनरली, या बोथ साइड से इक्वल मूवमेंट होता है, इसलिए जनरली वो 0 के बराबर है। तो उस कंडीशन में जो सेल का जो पोटेंशियल है ईएम ऑफ द सेल वो 0 हो जाता है। तो अब इस 0 को यहाँ पर इक्वेशन में यहाँ पे रखने पर, अगर यहाँ 0 रखें तो 0 इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log Kc। अब इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला पूरा टर्म उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर ई स्टैंडर्ड ई सेल बचेगा, तो स्टैंडर्ड ई सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन एन log Kc। तो यहाँ पर Kc फ्रॉम नॉन्स इक्वेशन, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो पहले इसके समान में 2 लाइन में कहूँगा कि 0.059 को इलेक्ट्रॉन से देकर भाग 0.059 को n से देकर भाग जब भी लो केसी से बढ़ाते हैं, 0.059 को इलेक्ट्रॉन से देकर भाग जब भी लो केसी से बढ़ाते हैं, ई स्टैंडर्ड ई सेल की वैल्यू हम तभी जान पाते हैं, स्टैंडर्ड ई सेल की वैल्यू हम तभी जान पाते हैं। तो ये इस तरह से आप इसको 0.059 को n से यानी इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करके और लो केसी से इसको बढ़ाएंगे तो ई नॉट स्टैंडर्ड ई सेल की वैल्यू आप अपने आप जान पाएंगे। तो ये आपका केसी और नॉन्स इक्वेशन में किस तरह से रिलेशन है। अब अगर इस पर न्यूमेरिकल नहीं करें तो बात रह जाती है अधूरी, इससे आपका थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो देखिए, कैलकुलेट द केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन क्या दे रखी जी, निकल सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन गिव्स
निकल एक्वस Na2 प्लस एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्लस कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पर देखिए निकल का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन आप, ये आपका ये ऑक्सीडेशन आप, ये आपका रिडक्शन आप। गिवन वैल्यू ऑफ ई नॉट निकल का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अब ये कहाँ से आई है, ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आई है। एंड कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.25, ये निकल वाले का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और प्लस के 0.34 वोल्ट, ये हमने पहले भी देखा था कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल रिस्पेक्टिव है। ठीक है, ये वैल्यू आपको दे रखी है। अब आपको इसमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो देखिए जी इसका सॉल्यूशन है किस तरह से। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिए, तो स्टैंडर्ड ई सेल इक्वल टू 0.059/n इंटू लॉग के सी। अब यहाँ पर आप लॉग के सी निकालना है, इसको एक तरफ कर लेंगे, इस पूरे को इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ई सेल इंटू एन, तो एन इंटू स्टैंडर्ड ई सेल इंटू एन, ये यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर ऑब्लिक में चला जाएगा। तो log Kc इक्वल टू एन इंटू स्टैंडर्ड सेल इंटू डिवाइडेड बाई 0.059। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करने के लिए आपको एन चाहिए, एन बराबर 2 होता है, क्योंकि एन बराबर अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज 2 है निकल से कॉपर में। स्टैंडर्ड सेल अभी हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन हाफ माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन हाफ, यानी राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट में कॉपर है, लेफ्ट में निकल है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। तो कॉपर हाफ की वैल्यू 0.34 वोल्ट जैसे क्वेश्चन में दे रखी है, माइनस इक्वेशन वाला माइनस, क्वेश्चन वाला माइनस, ठीक है, ये जो फॉर्मूले वाला माइनस, और ब्रैकेट में -0.25, ये माइनस है इसकी वैल्यू का है जो निकल का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्चुअली ये हो जाएगा 0.34 वोल्ट माइनस प्लस 0.34 वोल्ट प्लस 0.25 वोल्ट प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पर 0.59 वोल्ट, तो जो स्टैंडर्ड ई सेल है वो 0.59 वोल्ट होगा। अब इसको फर्दर आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला था, ये इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे इस वाले में, तो n बराबर 2 आ गया इंटू 0.59 अपॉन 0.059, ये यहाँ से सीधा एडिटिस। अब ये देखो 0.59 और ये 10 टाइम्स है, तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे, ऊपर 10 आ जाएगा, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20, तो एक्चुअली आएगा log कैसे इक्वल टू 20। अब आपको तो कैसे चाहिए, तो log का क्या करेंगे, log को हटाएंगे। log को हटाने के लिए हम एंटी लॉग लेते हैं, log और एंटी लॉग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि log इक्वल टू 1 अपॉन एंटी लॉग और एंटी लॉग इक्वल टू 1 अपॉन लॉग। तो जब दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हो तो देन एक्चुअली वो कैंसिल आउट करते हैं। तो टेकिंग एंटी लॉग, अब एंटी लॉग दोनों साइड में लेंगे, तो एंटी लॉग ऑफ log कैसी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 20 को जनरली हम 1 इंटू 20 लिखते हैं। तो जब एंटी लॉग निकालते हैं एक प्रोटोकॉल होता है, एक्चुअली जो 20 है ये एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक होता है, सीधा पावर के रूप में चला जाता है, और यहाँ पर जो दे रखा है मेंटिसा बोलते हैं इसको, इसकी आपको वैल्यू लोगरिथम टेबल से दे रखी होती है। तो यहाँ पर देखिए एंटी लॉग इंटू log Kc, ठीक है। तो एंटी लॉग इंटू log Kc, यहाँ पर वैल्यू सीधा एंटी लॉग से log कैंसिल आउट होगा, तो सीधा बचेगा Kc इक्वल टू, अब ये जो 1 है मेंटिस है, इसकी लोगरिथम टेबल में वैल्यू देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंटी लॉग ऑफ 1 इक्वल टू 1, और ये जो 20 है ये कैरेक्टरिस्टिक से आता है। एक्चुअली जब आप log और एंटी लॉग सीखेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि ये वर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये क्या होता है। तो फर्दर किसी वीडियो में हम लोगरिथम हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप ये देख लीजिए। तो इस 1 का एंटी लॉग लेंगे तो वही आ जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है, तो ये एक्चुअली बिकम्स 10 की पावर 20, तो 1 इंटू 10 की पावर 20, तो Kc बराबर ये वैल्यू आपकी आ गई। तो इस तरह से इसमें हमने क्या देखा कि किस तरह से नन्स इक्वेशन यूज़ करके आप Kc जो है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो निकाल सकते हो। अब इसके बारे में देखिए जो अगला पार्ट इसका जो आता है वो आता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी से चेंज, और आपका जो स्टैंडर्ड ई सेल कैसे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और आप नन्स इक्वेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, आपस में लेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी चेंज यानी डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन, किसी रिएक्शन में जो डेल्टा जी वो और जो उसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इक्वेशन को कैसे आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक एक क्वेश्चन देखते हैं 10th क्लास के, आपको ध्यान हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी पर कूलम पॉजिटिव चार्ज पे जो वर्क डन होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं दो पॉइंट्स के बीच में। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज,
अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, थोड़ा इंटरचेंज करेंगे आपस में, तो देन इट बिकम्स वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इन डिफरेंस इनटू चार्ज, ये चार्ज ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसको अगर हम सेल के हिसाब से देखें तो सेल का जो वर्क डन एक्चुअली तो वो क्या होता है, तो सेल का जो वर्क डन है वो एक्चुअली सेल का ईएमएफ होता है, तो वर्क डन ऑफ द सेल, ठीक है। तो अब यहाँ पर वर्क डन हम सेल का ले रहे हैं, तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक यानी सेल का वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, सेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली वो क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल होता है, इनटू चार्ज। अब यहाँ पर चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, वायर में से यानी जब अब कॉपर और जिंक जैसे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं उसका चार्ज, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, यानी आप अगर एक सेल देखेंगे तो इस सेल में इस वायर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका जो ये जो सेल है इसमें दोनों अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल का ईएमएफ निकलता है, तो क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक वर्क डन यहाँ पर सेल का इक्वल टू ईएमएफ इनटू इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, ठीक है। अब सेल का जो ईएमएफ होता है देखिए वो क्या है, सेल का जो ईएमएफ है तो सबसे पहले देखिए ई सेल इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, देन डब्ल्यू इलेक्ट्रिक बराबर एन एफ इंटू ई सेल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप इलेक्ट्रिक बराबर एन एफ इंटू ई सेल, ई सेल क्या आ गया जी, ये जो ईएमएफ ऑफ द सेल आ गया, ये ई सेल आ गया, इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, कितना चार्ज फ्लो रहा है उसको हमने एन एफ, एफ वही फेराडे है वही एन एफ चार्ज से फ्लो रहा है। अभी एन एफ कैसे आया जी, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि दिस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक बाय द सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी चार्ज, ठीक है। इससे रिलेटेड एक थोड़ा सा एक चीज़ में थोड़ा सा आपको और दिखाता हूँ, देखिए कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना, तो 1 मोल पे चार्ज कितना हुआ 6.02 इंटू 10⁻23 यानी 1 मोल इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं लगभग 96,487 ये आता है, इसको राउंड ऑफ करके 96,500 हम लेते हैं और इसको एक कांस्टेंट मान लिया जाता है और इस कांस्टेंट का नाम है 1 फैराडे। तो इफ एन मोल ऑफ, अब तो ये तो एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड, अब किसी रिडॉक्स रिएक्शन में अक्रॉस द वायर एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो तो उनको जो चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, एन मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 फैराडे, तो एन मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो गया जी एन फैराडे, तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इज एन फैराडे। अब इसी एन फैराडे वैल्यू को हमने यहाँ पर यूज किया गया इसके अंदर कि जो आपका ई सेल स्टैंडर्ड ई सेल है जो आपका, ठीक है, तो ये आपका एन फैराडे चार्ज आया, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इनटू ई सेल, ठीक है। नाउ व्हेन दिस इलेक्ट्रिक वर्क डन, जो अभी जो सेल का जो इलेक्ट्रिक वर्क डन है एक्चुअली क्या है कि मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से इसको हम क्या कर सकते हैं कि आपको अगर ध्यान हो तो थर्मोडायनेमिक्स में जो डेल्टा जी जो आ रहा था कि चेंज वो एक्चुअली क्या है, एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क, तो वही चीज़ है कि दिस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक बाय द सेल इज इक्वल टू द डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, तो जितना गिब्स फ्री एनर्जी में डेल्टा जी में डिक्रीज आता है उतना ही एनर्जी अवेलेबल रहती है सिस्टम से फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। तो विच इज़ द फ्री एनर्जी ऑफ द सेल अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये जब हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे जब करते हैं तो तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक है इसको हम बराबर कर सकते हैं किसके जी, इसको हम बराबर कर सकते हैं किसके, डेल्टा जी के। तो देन अब आपकी जो इक्वेशन है ये किस तरह से हो जाएगी, अब जो इक्वेशन आपकी है डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री चेंज माइनस एन डिक्रीज टर्म्स, और ये बराबर किसका होगा एन एफ इंटू इस सेल। तो यहाँ से अब क्या होगा जी डेल्टा जी इज इक्वल टू, अब ये माइनस उधर शिफ्ट करें तो माइनस एन एफ कितना चार्ज ट्रांसफर इंटू सेल का जो ई एम एफ, ठीक है, ई सेल, और अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन तो ये इट बिकम्स डेल्टा जी नॉट, जब आप स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हो 1 मोल पर लीटर और 298 केल्विन, और गैसेस कोई अगर मान लो इनवॉल्व है उसमें तो 1 बार उसका प्रेशर, तो इस तरह से जब स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करते हैं देन दिस इक्वेशन बिकम्स डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो जी, डेल्टा जी यानी गिब्स फ्रीक्वेंसी चेंज को, स्टैंडर्ड गिब्स फ्रीक्वेंसी चेंज को जो स्टैंडर्ड ई सेल है उससे आप रिलेट कर सकते हो। तो उसके लिए मैं 2 लाइनें कहूँगा कि डेल्टा जी नॉट के मायने क्या, यानी गिब्स फ्रीक्वेंसी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्रीक्वेंसी चेंज। तो डेल्टा जी नॉट के मायने क्या, एन एफ ई नॉट सेल का फॉर्मूला। डेल्टा जी नॉट के मायने क्या, एन एफ ई नॉट सेल का फॉर्मूला। सेल कितना करता काम, माइनस लगा के इसको जान। सेल कितना करता काम माइनस लगा के इसको जान। इलेक्ट्रॉन संख्या फैराडे व स्टैंडर्ड ई सेल जब टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या फैराडे व स्टैंडर्ड ई सेल जब टकराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन संख्या फैराडे व स्टैंडर्ड ई सेल जब टकराते हैं माइनस के साइन के साथ डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बताते हैं, माइनस के साइन के साथ डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बताते हैं। तो इस तरह से आप जो स्टैंडर्ड ई सेल और स्टैंडर्ड जो गिब्स फ्रीक्वेंसी चेंज है इसको आप निकाल कर सकते हो। ये क्वेश्चन है। अब अगर इस पर न्यूमेरिकल नहीं करें तो बात अधूरी रह जाती है, ठीक है। उससे पहले एक बात थोड़ी सी और रह गई, तो आपको अगर ये आर यू क्यूरियस, तो विल ई नॉट वैल्यू चेंज व्हेन द कोफिशिएंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन चेंज। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन, जैसे आप कॉपर हाफ और जिंक हाफ की इक्वेशन आप यूज करते हो, जैसे ये इक्वेशन है जिंक और कॉपर हाफ की, तो यहाँ अगर आप कोफिशिएंट्स इनके चेंज कर देते हो तो क्या जो स्टैंडर्ड ई सेल की वैल्यू चेंज होती है क्या, तो बताइए कौन बताएगा। तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं ऐसे, देखिए तो ई नॉट वैल्यू, स्टैंडर्ड ई सेल वैल्यू है, डू नॉट डिपेंड ऑन द कोफिशिएंट इन द केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन पे ये ई नॉट वैल्यू जो वो डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो नहीं करती जी, क्या होगा जी, तो ई नॉट वैल्यू डू नॉट डिपेंड ऑन द कोफिशिएंट इन द केमिकल इक्वेशन, आई दैट इज व्हेन यू डबल और ट्रिपल द कोफिशिएंट। अगर आप कोफिशिएंट जिंक और कॉपर, जैसे मान लो ये जो है इक्वेशंस हैं, इसमें अगर आप इनको डबल भी कर देते तो स्टैंडर्ड ई सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इफ़ यू डबल और ट्रिपल द कोफिशिएंट द ई नॉट वैल्यू डोंट चेंज। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल अभी जिंक का एक रिडक्शन दे रखा है और इसको आप चाहे सिंगल स्टेप में लो, इसका चाहे आप कोफिशिएंट डबल कर दो, चाहे इसको ट्रिपल कर दो। स्टैंडर्ड ई सेल है जनरली वो आपका जिंक का माइनस के 0.76 वोल्ट ही रहेगा। ऐसे कॉपर का आप रिडक्शन देते हो तो आप टू कॉपर के इलेक्ट्रोड लो, मतलब Cu2 प्लस आयन लो, चाहे 3 लो चाहे 5 लो, जो स्टैंडर्ड ई सेल है कॉपर का वो प्लस के 0.34 वोल्ट ही रहेगा। तो ये रिमेन्स है, क्यों, क्योंकि जब इसको निकाला जाता है SHE यूज़ करके तो जनरली वहाँ पर हम 1 मोल पर लीटर के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए जब भी ई नॉट वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती जब कोफिशिएंट जनरली का चेंज होता है। अब आते हैं इस पर न्यूमेरिकल पे। तो सबसे पहले तो ये न्यूमेरिकल देखिए जी क्या कह रहा है, ठीक है। तो फॉर ए सेल Mg जो है मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड स्लैश यानी इंटरफेस, मैग्नीशियम सॉल्यूशन, सॉल्ट ब्रिज, सिल्वर इलेक्ट्रोड उसका एक्वस सॉल्यूशन इन इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पर सिल्वर इलेक्ट्रोड इन मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट ब्रिज, सिल्वर इलेक्ट्रोलाइट और सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो ये आपको सेल दे रखा है, सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन दैट कैन बी ऑब्टेन बाय ऑपरेटिंग द सेल। इस सेल को अगर ऑपरेट करेंगे तो कितना मैक्सिमम वर्क डन उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। गिवन आपको क्या दे रखा है, गिवन आपको दे रखा है, गिवन आपको दे रखा है जो रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, मैग्नीशियम का और Ag का। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीशियम का माइनस का 2.37 वोल्ट और सिल्वर का जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो प्लस के 0.80 वोल्ट।
प्लस 0.80 वोल्ट और माइनस 2.37 अभी आपको दे रखा है। तो देखिए जी, गिब्स फ्रीक्वेंसी चेंज आपको डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी नोट निकालना है, तो फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं होगा। उससे पहले आपको इफ यू रिमेंबर स्टैंडर्ड ई सेल वही रिडक्शन ऑफ माइनस ऑक्सीडेशन ऑफ। तो जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा था, इसमें देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीशियम का और रिडक्शन हो रहा है एजी का। तो एजी का इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस मैग्नीशियम का। अब इसको आप पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो। इसको पुट करने वैल्यू क्या जाए 0.80 एजी का प्लस का माइनस फॉर्मूले वाला, और इसकी वैल्यू माइनस माइनस बिकम प्लस। तो इट इज़ एक्चुअली 0.80 प्लस 0.237। इनको जब आप करेंगे ऐड तो इट बिकम्स 3.17 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड ई सेल इस तरह से आ गया। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा जी निकालना है। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई सेल, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी। तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस NF ई नोट से बाय पुटिंग द वैल्यू। अब इसमें फर्दर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए जी क्या होता है, डेल्टा जी नोट इक्वल टू -2 n बराबर 2 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसमें भले ये 1 है, लेकिन जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे ही रहा था, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है वो 2 है। तो 2 इंटू फेराडे की वैल्यू वही 96500 इंटू 3.17 जो अभी आपने यहाँ पे निकाला है, स्टैंडर्ड ई सेल आपने निकाला है। ये वैल्यू पुट कर दी, n बराबर 2 है बराबर 96500, और देन आपकी जो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो स्टैंडर्ड ई सेल की जो वैल्यू आ गई कितनी, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 611.810 जूल। और 24 किलो जूल में करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 611.81 किलो। अभी माइनस का साइन इंडिकेट करता है इतनी एनर्जी सेल दे रहा है अपने को, तो दैट इज अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। तो इस तरह से मैंने आपको कोशिश करी है कि ये जो वीडियो है इसको से 3 मिनट टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करी है। जो नन सीक्वेंस कैसे इसको यूज करना, क्यों जरूरी है वो, उसके बाद में नन सीक्वेंस और कैसे कैसे आपस में रिलेटेड है, और उसके बाद फिर जो गिब्स फ्रीक्वेंसी डेल्टा जी नोट है वो कैसे नन सीक्वेंस से निकाला जा सकता है, यानी ई सेल स्टैंडर्ड ई सेल से वो कैसे रिलेटेड है। तो उन पर मैंने एक न्यूमेरिकल भी आपको करवाया है। आई होप कि आपको थिंग्स विल बी क्लियर। बाकी आप अपने कमेंट में जो भी आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम है, कुछ सुधार चाहते हैं, आप कमेंट में मुझे कीजिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अंत में 4 लाइनें तो बनती है। तो दिल में जिसके होता है हौसला, तो पढ़ने वालों को मैं कहूँगा, दिल में जिसके होता है हौसला, दिल में जिसके होता है हौसला, तय कर ही लेता है वो चाहे कितना भी कठिन हो फासला, तय कर ही लेता है वो चाहे कितना भी कठिन हो फासला। दिल में जिसके होता है हौसला, तय कर ही लेता है वो चाहे कितना भी कठिन हो फासला। सामने मुश्किल है डगर, वो कभी झुकता नहीं। कितनी मुश्किल है, सामने मुश्किल है डगर, वो कभी झुकता नहीं। सामने मुश्किल है डगर, वो कभी झुकता नहीं। मंजिल से पहले कहीं, वो कभी रुकता नहीं। मंजिल से पहले कभी वो कहीं रुकता नहीं। मंजिल से पहले कभी वो कहीं रुकता नहीं। इसी के साथ हैव बेस्ट विशेस, हैव अ गुड डे, नमस्कार।